हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज के दूसरे साल में थी। मेरा नाम सारा था और मैं लाहौर से थोड़ी दूर एक छोटे से कस्बे में रहती थी। पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे और अम्मी घर संभालती थीं। मेरे छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए घर का माहौल हमेशा थोड़ा तनाव भरा रहता। मैं पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम भी करती थी। उस साल हमारे मोहल्ले में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ था। उनका नाम था अहमद परिवार। सर अहमद एक बैंक में मैनेजर थे और उनकी पत्नी घर संभालती थीं। उनके बेटे का नाम था आर्यन। आर्यन मेरा ही कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन अलग डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लंबा, साफ सुथरा और बात करने में बहुत शांत। पहले पहल हमारी मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मैं एक रेफरेंस बुक ढूंढ रही थी जो मुझे नहीं मिल रही थी। वो वहाँ बैठा था, किताबें उलट पुलट रहा था। उसने खुद ही पूछ लिया, कौन सी बुक चाहिए? मैंने बताया तो वो मुस्कुराकर उठा और 2 मिनट में वो बुक लेकर आ गया। थैंक यू, मैंने कहा। कोई बात नहीं, अक्सर यही मिल जाती है, उसने हल्के से जवाब दिया। उसके बाद हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में चाय पीते हुए। आर्यन बहुत अच्छा सुनता था। मैं उसे अपने घर की चिंताओं के बारे में बताती, भाई की बीमारी, पापा की कम सैलरी, अम्मी का तनाव। वो चुपचाप सुनता और कभी कभी सिर्फ इतना कहता, सब ठीक हो जाएगा सारा, बस हिम्मत मत छोड़ना। धीरे धीरे मुझे उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। जब वो कॉलेज में नहीं होता तो मन उदास रहता। मैं खुद को समझाती कि ये सिर्फ दोस्ती है, लेकिन दिल जानता था कि बात कुछ और हो रही है। उसकी मुस्कान देखकर, उसकी एक साधारण सी चिट्ठी पढ़कर भी दिन अच्छा हो जाता। कभी कभी वो मुझे घर छोड़ने आ जाता, लेकिन दूर से। मोहल्ले में अफवाहें न फैलें, इस डर से हम दोनों सावधानी बरतते थे। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। मैं कॉलेज से लौट रही थी। बस स्टैंड पर भीड़ थी। अचानक आर्यन की बाइक मेरे पास आकर रुकी। चलो बैठ जाओ, भीग जाओगी, उसने कहा। मैं हिचकिचाई, लेकिन बारिश तेज़ थी। आखिरकार बैठ गई। पूरे रास्ते हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बारिश की आवाज़ और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जब मेरे घर के पास पहुँचे तो उसने बाइक रोकी और धीरे से बोला, सारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने सिर झुकाए रखा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, सिर्फ दोस्त की तरह नहीं, कुछ ज़्यादा। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। खुशी भी थी, डर भी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर घर चली गई। रात भर नींद नहीं आई। अगले कुछ हफ्तों में हमारी बातें और गहरी हो गईं। हम मैसेज करते, कभी कभी फ़ोन पर देर रात तक बातें करते। वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता, कैसे उसके अब्बू चाहते थे कि वो बैंक की नौकरी करे, लेकिन उसका दिल सॉफ्टवेयर में था। मैं उसे समझाती कि सपनों को छोड़ना आसान नहीं होता। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते। कभी कभी वो कहता, तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है सारा। मैं भी अंदर ही अंदर उसे बहुत चाहने लगी थी। उसकी इज्जत, उसका धैर्य, वो तरीका जिससे वो मेरी छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से लेता था, सब मुझे आकर्षित करता था। लेकिन मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं है। हमारे घर में रिश्ते की बात कभी नहीं हुई थी। पापा बहुत रूढ़िवादी थे। अम्मी कहती थीं, बेटी पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर सब देखेंगे। एक दिन मोहल्ले में एक छोटी सी घटना हो गई। मेरी सहेली ने देख लिया था कि आर्यन मुझे घर छोड़कर जा रहा है। वो बस हंस दी थी, लेकिन किसी ने उसे देख लिया। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें अम्मी से पूछने लगीं, आपकी बेटी का कोई लड़का है क्या? रोज़ साथ देखा जाता है। अम्मी ने मुझे बुलाकर पूछा। मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन दिल में डर लग रहा था। आर्यन को भी उसके घर में दबाव पड़ने लगा। उसके अब्बू ने सुना था कि वो किसी लड़की से बातें करता है। उन्होंने सख्ती से कहा, पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी रिश्ते नाते की कोई ज़रूरत नहीं, और हाँ, लड़की घर वाले से होनी चाहिए। हम दोनों परेशान थे। हमने फैसला किया कि थोड़ा दूरी बना लेंगे, लेकिन दिल नहीं मानता था। एक शाम आर्यन ने मुझे पार्क में बुलाया। हम दूर दूर बैठे थे। सारा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता, उसने कहा। मैंने आंखें नम हो जाने दीं।
आर्यन, हमारे घर में इज्जात का बहुत मसला है। अगर कोई अफवाह फैली तो अम्मी अब्बू का क्या होगा? भाई की शादी भी आगे है। उसने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या हम बस इतने से रुक जाएं? हमने तय किया कि हम अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे। आर्यन ने मुझे वादा किया कि वो अपनी नौकरी पर फोकस करेगा और मैं अपनी डिग्री पर। लेकिन दिल के रिश्ते को हम दोनों ने छुपा कर रखा। फिर एक दिन बड़ा तूफान आया। आर्यन के एक दोस्त ने, जिसका नाम था फहद, हमारे मैसेजेस की कुछ स्क्रीनशॉट्स देख ली थीं। फहद को आर्यन से जलन थी, क्योंकि कॉलेज में आर्यन हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था और प्रोजेक्ट्स में लीड करता था। फहद ने बदले में कुछ मैसेजेस एडिट करके उनमें गलत बातें जोड़कर उन्हें आर्यन के घर भेज दिए। साथ में एक फेक ऑडियो भी बनाकर भेज दिया, जिसमें मेरी आवाज़ जैसी आवाज़ में कुछ गलत बातें कही गई थीं। अगले दिन आर्यन के घर में हंगामा मच गया। उसके अब्बू ने उसे बुलाकर पूछा, ये क्या है? तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आर्यन ने समझाया कि सब फेक है, लेकिन कोई नहीं माना। उन्होंने मुझे फ़ोन करके गालियाँ दीं। अम्मी ने जब ये सुना तो रो पड़ी। पापा ने मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। पूरे मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि सारा किसी लड़के के साथ गलत संबंध रखती है। मेरी सहेलियाँ भी मुझसे दूर होने लगीं। मैं टूट गई थी। आर्यन भी परेशान था। उसने मुझे फ़ोन किया, सारा, विश्वास करो, मैं सब साफ कर दूंगा। लेकिन बातें और बिगड़ती गईं। आर्यन के अब्बू ने बैंक में भी शिकायत कर दी कि उनका बेटा पढ़ाई छोड़कर लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है। आर्यन को कॉलेज से वार्निंग मिल गई। मेरे पापा स्कूल में जाते तो लोग उनसे पूछते, आपकी बेटी का क्या चाल चलन है? दोनों परिवारों में तनाव चरम पर था। मैं रातों को रोती रहती। अम्मी कहती, बेटी, हमने तुम्हें इतनी आज़ादी दी, ये नतीजा? आर्यन ने फैसला किया कि वो सच सामने लाएगा। उसने फहद से कन्फ्रंट किया। फहद पहले इनकार करता रहा, लेकिन जब आर्यन ने उसके पुराने मैसेजेस और एडिटिंग के प्रूफ जुटा लिए तो फहद टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने जलन में सब किया। आर्यन ने वो सारे प्रूफ अपने अब्बू को दिखाए। अब्बू, ये सब झूठ है। मैंने कभी गलत काम नहीं किया। सारा सिर्फ अच्छी लड़की है। हम बस बातें करते थे, आर्यन ने कहा। आर्यन के अब्बू को शर्मिंदगी हुई। उन्होंने फहद को बुलाकर डांटा और कहा कि वो खुद जाकर सारा के घर माफ़ी मांगे। फहद आया। मेरे घर में बैठकर उसने सिर झुकाकर कहा, अंकल, आंटी, मैंने गलती की। जलन में मैंने झूठी अफवाह फैलाई। सारा बिल्कुल साफ सुथरी लड़की है। आर्यन भी कुछ गलत नहीं करता। मैंने फेक मैसेजेस बनाए थे। पापा पहले गुस्से में थे, लेकिन सच्चाई सामने आने पर उनका गुस्सा शांत हो गया। अम्मी रो पड़ी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी, हमने तुम पर शक किया, माफ़ कर दो। आर्यन के अब्बू भी आए। दोनों परिवारों में बात हुई। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पहले पूरी हो, फिर रिश्ते की बात करेंगे। अभी कोई जल्दबाजी नहीं। उस घटना के बाद आर्यन और मैंने एक दूसरे से वादा किया कि हम कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। मैंने अपनी डिग्री पूरी की और एक अच्छी जॉब पा ली। आर्यन ने भी अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट पाया। 2 साल बाद जब दोनों परिवारों ने देखा कि हम दोनों जिम्मेदार हो गए हैं, तब उन्होंने हमारी शादी की बात मानी। आज हम दोनों खुश हैं, लेकिन वो दिनों की याद अभी भी ताज़ा है। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है कि ज़िंदगी में प्यार तो हो सकता है, लेकिन उस प्यार को इज्जत, भरोसे और वक्त के साथ संभालना पड़ता है। अफवाहें और झूठी बातें किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए हमें दूसरों की बातों पर बिना सोचे विश्वास नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, गलती करने वाले को भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती सुधार सके। सच्चाई आखिरकार सामने आती है, लेकिन उससे पहले हमें धैर्य और समझदारी रखनी चाहिए। जो लोग झूठ फैलाते हैं, उन्हें भी एक दिन अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जैसे फहद ने किया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज के डिजिटल दौर में रीडिंग कल्चर का धीरे धीरे डिक्लाइन एक ऐसा मसला बन चुका है जो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इंसानी सोच, रवैये और समाजी बर्ताव पर भी गहरा असर डाल रहा है। पहले ज़माने में लोग घंटों किताब पढ़ते थे, कहानियों में खो जाते थे और अपनी सोच को गहरा बनाते थे। लेकिन आज के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने रीडिंग की आदत को कमज़ोर कर दिया है।
इस तब्दीली ने खासकर अटेंशन स्पैन, क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल मैच्योरिटी को बुरी तरह मुतासिर किया है। सबसे पहले बात करते हैं अटेंशन स्पैन की। आजकल लोग लंबे मजमून या किताब पढ़ने के बजाय शॉर्ट वीडियोस, रील्स और क्विक पोस्ट्स देखना पसंद करते हैं। ये कंटेंट अक्सर सिर्फ कुछ सेकंड्स या मिनट्स का होता है। इस वजह से दिमाग को जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन लेने की आदत हो जाती है। नतीजा ये होता है कि जब कोई लंबी चीज़ पढ़ने या समझने का वक्त आता है तो इंसान जल्दी बोर हो जाता है या फोकस लूज़ कर देता है। पहले जहाँ लोग एक नॉवल को दिनों तक शौक से पढ़ सकते थे, आज वही लोग 5 मिनट का आर्टिकल भी पूरा नहीं पढ़ पाते। ये कमज़ोर अटेंशन स्पैन ना सिर्फ तालीम में रुकावट बनता है बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। दूसरी तरफ क्रिटिकल थिंकिंग भी रीडिंग कल्चर के डिक्लाइन की वजह से काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। किताब पढ़ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं होता बल्कि उस पर सोचना, सवाल उठाना और अपनी राय बनाना भी होता है। जब इंसान गहरी रीडिंग करता है तो वो मुख्तालिफ नज़रियत को समझता है और उनका मुकाबला करता है। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट अक्सर सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन देता है जहां ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। लोग हेडलाइंस पर ही फैसला कर लेते हैं बिना पूरी बात समझे। इससे उनकी एनालिटिकल एबिलिटी कमज़ोर होती जा रही है। आजकल फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना भी इसी चीज़ का नतीजा है। जब लोग क्रिटिकल थिंकिंग से काम नहीं लेते तो वो हर चीज़ को सच मान लेते हैं जो उनके सामने आती है। अगर रीडिंग कल्चर मजबूत होता तो लोग ज़्यादा रिसर्च करते, मुख्तलिफ सोर्सेस चेक करते और अपनी सोच को लॉजिकली डेवलप करते। लेकिन अब जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन लेने की आदत ने उन्हें सिर्फ कंज्यूमर्स बना दिया है, थिंकर्स नहीं। तीसरा और बहुत अहम पहलू है सोशल मैच्योरिटी। किताबें इंसान को सिर्फ नॉलेज नहीं देती बल्कि उसे इंसानी जज्बात, रिश्ते और मुआशरे को समझने का भी तरीका सिखाती हैं। नॉवेल्स, बायोग्राफीज़ और हिस्ट्री पढ़ने से इंसान दूसरों के तजुर्बे से सीखता है, एम्पैथी डेवलप करता है और अपनी सोच को बैलेंस्ड बनाता है। जब रीडिंग कम हो जाती है तो ये तमाम क्वालिटीज़ भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बटन पर रिएक्ट करते हैं, टॉलरेंस कम होती जा रही है और दूसरों की बात समझने का सब्र नहीं रहा। ये सब सोशल मैच्योरिटी के डिक्लाइन की निशानियां हैं। जब इंसान सिर्फ शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करता है तो वो गहरी सोच और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से दूर हो जाता है। इस वजह से रिलेशनशिप्स भी सुपरफिशियल हो जाती हैं और कम्युनिकेशन में भी डेप्थ नहीं रहती। इसके अलावा रीडिंग कल्चर का डिक्लाइन क्रिएटिविटी को भी मुतासिर करता है। किताब पढ़ने से इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है। जब इंसान कहानी पढ़ता है तो वो अपने दिमाग में सीन्स क्रिएट करता है, कैरेक्टर्स को विजुअलाइज करता है और अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को यूज़ करता है। लेकिन जब सब कुछ रेडीमेड विजुअल्स की शक्ल में मिल जाए तो इमेजिनेशन की ज़रूरत कम हो जाती है। इससे क्रिएटिव थिंकिंग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम इस मसले का हल भी समझें। सबसे पहला कदम ये है कि हम अपनी डेली रूटीन में रीडिंग के लिए वक्त निकालें, चाहे वो सिर्फ 15 या 20 मिनट ही क्यों ना हो। डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ कम करना और किताबों के साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों में रीडिंग की आदत को प्रमोट करें, उन्हें इंटरेस्टिंग और एज अप्रोप्रिएट बुक्स प्रोवाइड करें। इसी तरह लाइब्रेरीज़ और रीडिंग स्पेसेस को दोबारा ज़िंदा करना भी ज़रूरी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी चाहिए कि वो मीनिंगफुल और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को प्रमोट करें, न कि सिर्फ शॉर्ट एंटरटेनमेंट पर फोकस करें। अगर हम इस ट्रेंड को रिवर्स नहीं करते तो आने वाली नस्लें सिर्फ इन्फॉर्मेशन तो रखेंगी लेकिन उसे समझने और यूज़ करने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगी। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि रीडिंग कल्चर का डिक्लाइन सिर्फ एक कल्चरल तब्दीली नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है। अटेंशन स्पैन का कम होना, क्रिटिकल थिंकिंग का ज़वाल और सोशल मैच्योरिटी का गिरना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ दोबारा सेट करनी होंगी। किताब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक ज़रिया है जो इंसान को बेहतर सोचने, समझने और जीने का हुनर देता है। अगर हमने इस ज़रिए को नज़रअंदाज कर दिया तो इसका नुकसान सिर्फ फ़र्द को नहीं पूरे मुआशरे को उठाना पड़ेगा।